क्या जेई मेंस 2022 को क्रैक किया जा सकता है विद बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन? तो ये सवाल जो है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के अभी दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है अपने बोर्ड्स के पेपर्स को खत्म कर चुके हैं या फिर उनके थोड़े बहुत ही पेपर रह गए। तो अब आपका जो है मेनली फोकस ये है कि क्या वो अभी भी जेई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो तैयारी इस हिसाब से की थी कि यार क्लास 12th में जो है हमें एक अच्छे परसेंटेज लाना है, और जेई मेंस के बारे में आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था। बट क्या जो आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करी है वो आपको यहाँ पे जेई मेंस में हेल्प कर पाएगी? ये चीज जो है ये आपकी इस वीडियो से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे हम छोटा मोटा टारगेट भी लेके नहीं चल रहे, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि क्या 150 प्लस मार्क्स का जो स्कोर है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर है यस। अब जो है आपको इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किन सोर्सेस पे जो है पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रस्ट करना है। और अगर आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट तक उतना बढ़िया स्कोर नहीं भी ला पाते हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास जो है एक अच्छा खासा टाइम है, तो वहां जो है आप इस पोर्शन को अच्छे तरीके से कवर करके एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि बोर्ड्स के लिए आप क्या किन सोर्सेज को जो है रेफर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है एनसीईआरटी बुक्स पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स के क्वेश्चन रहते हैं वो प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी रहते हैं। तो यहाँ पे अब एक सवाल ये आ जाता है कि हाउ एनसीईआरटी कैन हेल्प यू इन जेईई मेंस 2022। तो सबसे पहले अगर अपन सब्जेक्ट वाइज जाए और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो केमिस्ट्री में ये चीज देखी गई है, अगर हम पिछले कुछ सालों के पेपर का एनालिसिस करें, कि आपके 24 टू 25 क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ 30 रहते हैं वो डायरेक्टली आस्क्ड रहते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। और बाकी जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसमें से भी हल्का फुल्का आइडिया जो है आपको एनसीईआरटी के थ्रू हो जाता है, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस भी जो है सही कर लेते हैं ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी, तो भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे जो है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जनरली बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट जो है ऐसे चीजों पे ही फोकस करते हैं जो कि बार बार आपके बोर्ड्स में रिपीट हो रहे हैं, बट आप जो है पूरे चैप्टर को उतने अच्छे से नहीं देखते। बट जेई मेंस के रिस्पेक्ट में जो है आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स तो उसे एज अ बाइबल रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपके जेई मेंस में कई क्वेश्चंस, जब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से पूछे जाने वाले, तो आपको उसको फोकस भी उस हिसाब से ही करना होगा। और एक और चीज ध्यान से समझिए कि केमिस्ट्री जो है दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ जेई मेंस, क्योंकि पिछले साल का ट्रेंड भी उठा के आप देख लिए तो केमिस्ट्री रिलेटिवली फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में काफी इजी आ रहा है, और स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं। तो अगर आपका स्कोर उस सेक्शन में कम आ रहा है, और फिजिक्स और मैथ्स में तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो ही जाता है क्योंकि वो सेक्शंस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो अगर केमिस्ट्री में आपका कम आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपनी रैंक को लूज कर रहे हैं। अब आपके लिए ये चीज को जो है और थोड़ा आसान बनाने के लिए कि एनसीईआरटी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और आपको ये चीज का ट्रस्ट दिलाने के लिए कि सही में एनसीईआरटी आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस तैयार करके रखे एनसीईआरटी मार्किंग्स नाम से। ये जो प्लेलिस्ट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बेसिकली इन वीडियोस में क्या किया गया है कि आपको कुछ ऐसी पीडीएफ बनाई गई है जिसके अंदर जैसे आपको ये पोर्शन जो है हाईलाइट कर दिया है और उस पर लिखा गया है कि वो कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था। तो 2021 की जो आपकी 26 शिफ्ट हुई थी, उसमें जो जो चैप्टर से आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे पोर्शन को हाईलाइट कर दिया है। एंड कुछ पोर्शन तो ऐसे भी थे जिनको जो है मतलब 2-3 शिफ्ट्स में वो रिपीट हुए थे, तो उनको अलग कलर से जो है हाईलाइट किया है, और आप जैसे ही उस पर जो है क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा ये किस शिफ्ट में किस डेट को जो है पूछा गया था। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है, तो एक बार जरूर जाके इन वीडियोस को चेक करिए। अब हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज मैथ्स। तो यहाँ पे मैथ्स में भी ये चीज देखी गई है कि लगभग 13 टू 14 क्वेश्चन जो है आपके या तो डायरेक्टली आस्क्ड रहते हैं, या फिर जो आपके क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी में, मतलब ये आपके फॉर्मूला उसी को जो है यूज करके आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के ही रहते हैं, और आपको ये रहता है कि बस एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ क्वेश्चन का पैटर्न तो उसी पे सिमिलर है, फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करना है वो सब चीजें सेम है, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं या फिर मॉडरेट लेवल के रहते हैं, जिसके लिए आपको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत रहती है। तो भी आप अगर 13 टू 14 में से थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के दम पे कर लेते हैं, तो भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर कहलाएगा। अब यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हमने एक ऐसी लिस्ट को कंपाइल कर दिया जिन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से जरूर जो है रेफर करना चाहिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी को जनरली इग्नोर कर देते हैं,
बट यार आप जो एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे भी अगर क्वेश्चन नहीं बने तो इससे अच्छा है कि एनसीईआरटी को ही एज अ प्योर सोर्स मान के इन चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर लो। तो इनमें आपके कौन से चैप्टर्स हो गए, एक तो हो गया सेट्स एंड रिलेशन, देन वेक्टर्स हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया। तो इनके अंदर जितने फॉर्मूलेस दिए हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर ज्यादातर चीजें नहीं पूछी जाती है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन काफी रेयरली आस्क्ड टॉपिक है, ठीक है, कुछ ही शिफ्ट्स में पूछा जाता है बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता है, तो ये एक टॉपिक हो गया। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ये आपका क्लास 11th और 12th दोनों के अंदर ही दिया है, तो ये भी जो है इसके अंदर भी काफी सारे आपके फॉर्मूले से जो कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछे जाते, बट यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को हो जाते हैं। पर एनसीईआरटी के भी अगर आप लगा लेते हैं तो एक आपको फेयर आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ये एनसीईआरटी से आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जिनके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, एक तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, देन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और डिटर्मिनेंट्स। तो इनके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज भी जो है बहुत अच्छी है। अब आप देख रहे हैं कि यार मैथ्स जो है आपको लगातार यहाँ पे थोड़ा लेंदी और डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमने यहाँ पे रिसेंटली एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया था जो कि आपको स्मार्ट टेक्निक सिखाएगा। ये अपने आप में ही एक काफी ज्यादा यूनिक कोर्स है, क्योंकि यार आपको नॉर्मली क्रैश कोर्स में क्या करते, थ्योरी को जो है आपको बस रिवाइज करा देते हैं एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते, तो वो चीज तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ भी आपको स्मार्ट तरीके से पूरी थ्योरी को जो है रिवाइज कराया गया है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए। बट उसके अलावा आपको स्मार्ट टेक्निक सिखाई गई है जिससे आप क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, वो भी कम से कम टाइम लेके। तो ये कोर्स आपको उस चीज के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इवन जो स्टूडेंट्स की यार बिल्कुल भी कम प्रिपरेशन है वो भी इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेकंड अटेम्प्ट तक काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। अब जो है अगला हम लास्ट सब्जेक्ट की बात करें जो कि आपका फिजिक्स, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है कि 13 to 14 क्वेश्चंस जो है वो आपके कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं उन्हीं के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली तो थोड़े कम ही क्वेश्चंस आते हैं, बट कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी के बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपके काफी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके बहुत सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स। एक तो हो गया आपका क्लास 11 का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके जितने फॉर्मूलेस दिया है और जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया है ना वो सफिशियंट है। बस उसके आपको थोड़े से क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होने चाहिए न्यूमेरिकल्स का, ताकि आपको हर एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता हो। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। जो कुछ फॉर्मूले दिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के, उनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, तो जितने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए वो अच्छे से कर लेना। वेव ऑप्टिक्स भी एक इसी तरीके का पार्ट हो गया। देन आपके मॉडर्न फिजिक्स के जितने चैप्टर्स दिए, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये तो काफी ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते। सेमीकंडक्टर्स भी मोस्टली जो है आपको एनसीईआरटी से पूछा जाता है। कुछ पिछले सालों में थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन थोड़े बाहर से पूछे जा रहे, तो उसके लिए आप पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हो, तो उससे भी एक आपको आइडिया मिलेगा। बट अगर एनसीईआरटी से वो आपने अच्छे से तैयार करके रखा है तो भी बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि अभी रिसेंटली आपका रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, तो ये जो है ये चैप्टर भी बट आप एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके अलावा जो है आप कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी लगा लेना चाहिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ज्यादातर स्टूडेंट बोर्ड्स के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने लगाया है तो वो भी आपको जेईई मेंस में जरूर हेल्प करेंगे। प्लस जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लीजिए। तो एनसीईआरटी में जितनी चीजें आपको इस तरीके से बताइए, आपने अगर तैयारी करी है और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करे हैं, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे कितने क्वेश्चन आए, और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये तो यार मेरे एनसीईआरटी के नॉलेज के बेसिस पे ही मुझसे बन रहा है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि क्यों आप मतलब हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि यार स्टूडेंट्स अगर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के क्यों नहीं जेईई मेंस निकाल लेते। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको गिनाना चाहूंगा जो कि एक मेजर रीजन प्ले करते। तो सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि यार वो क्वेश्चंस इनफ सॉल्व नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो पिछले पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए उतने ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाते, उतने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आपको वहां पे डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल रोट लर्निंग कि भाई हाँ डेरिवेशन ऐसे सॉल्व किया जाता है तो ऐसे करते, पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। तो ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर हो जाता है। बट जो भी स्टूडेंट्स अगर बोर्ड्स के लिए इस हिसाब से तैयारी करते हैं कि यार उन्हें चीजों को सीखना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाना सीखना है, तो उनको डेफिनेटली जेईई मेंस में हेल्प होने वाली है। अब दूसरी चीज, आपका दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है कि वो क्लास 11 के पोर्शन को रिवाइज नहीं करते।
क्योंकि आपके टारगेट में क्या रहता है कि भाई बोर्ड्स एग्जाम तो क्लास 12th में होने, तो क्लास 12th का पोर्शन वो जो है भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी बोर्ड से जस्ट निकले हो, आपको क्लास 11 के पोर्शन को रिवाइज करना ही होगा अगर आप जेईई मेंस में एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। देन एक और चीज ये है कि इस बार तो आपके बोर्ड्स में टर्म 1 और टर्म 2 वाला चीज हो गई है। तो अब टर्म 1 को हुए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, 50-50% सिलेबस बढ़ गया था। तो टर्म 1 के भी सिलेबस कहीं ना कहीं आपने रिवाइज नहीं किया होगा। तो आप सोचिए आप धीमे धीमे करके कितने कम परसेंटेज सिलेबस पे पहुंच गए। तो वो जो पुराना आप भूल चुके हो उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा अगर आप जेईई मेंस में अच्छे नंबर चाहते हैं। तो ये जो है ये भी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन लास्ट फैक्टर ये हो जाता है कि एनसीईआरटी में यार आपकी कुछ चीजें जो है इनकम्प्लीट रहती है या क्लियरली एक्सप्लेन नहीं रहती है। तो इस टाइम पे आपको खुद से इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि उस टॉपिक में जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है उनको आप थोड़ा ऑनलाइन सर्च कर ले। ठीक है, तो ये चीजें जो है स्टूडेंट्स जनरली नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है बोर्ड्स के लिए हम इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्यों घुस रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स जो है बोर्ड्स को भी सीरियसली लेके पढ़े ना, कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, उनके क्वेश्चंस इनफ प्रैक्टिस करें, तो भी वो चीज जो है आपको जेईई मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो अभी भी थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बचा है। अगर आप थोड़े से जो है सीरियस हो जाए, जो चीजें आपने पढ़ी है उसमें से काफी सारी चीजें आपको अभी याद होगी, और जो चीजें आपको थोड़ा भूल चुके हो उनको रिवाइज कर लो, तो आप जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। बाकी जो आपको एनसीईआरटी के लिए हमने रेफरेंस का मटेरियल दिया है कि इन इन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उन पे जो है स्पेशली फोकस करिए। तो ये टाइम पे आपको ज्यादा कुछ यार ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। यार जो चीजें आपने अच्छे से करके रखी है उनको जो है प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, जो चीजें भूल चुके हो उनको एक बार अच्छे से उठा के देखो। ठीक है, जेईई मेंस के लिए आप जितना ज्यादा जो है सिलेबस करके जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड इवन जो है आप समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केमिस्ट्री में देखा कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, फिजिक्स और मैथ्स में भी हमें काफी चीजें देखने को मिल रही है। तो एनसीईआरटी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और आपने अगर एनसीईआरटी को ही हमेशा से पढ़ा है और आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो चीजें आपको जेईई मेंस में हेल्प करेगी। तो बस लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी होप को लूज मत करिए, अपना बेस्ट देके आइए, फिर जैसा एग्जाम में होगा होगा। आपको कम से कम इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने आखिरी टाइम तक एफर्ट्स नहीं डाले। बाकी चैनल आपको इसी तरीके से हमेशा सपोर्ट करते रहेगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।